नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेडियोलॉजी बाय दीप की क्लासों में। प्रीवियस क्लासें हमारी कंटिन्यूस हो रही है। नए टॉपिक के साथ नया चैप्टर हमारा शुरू हुआ था डार्क रूम का। ठीक है, जिसके अंदर डार्क रूम के अंदर हमने उसके लेआउट के बारे में पढ़ा। डार्क रूम किस हिसाब से बना होता है, कहाँ पर स्थित होता है। सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि डार्क रूम के अंदर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था और इस क्लास में भी बता रहा हूं कि डार्क रूम के अंदर मेन जो कार्य है वो डार्क रूम के अंदर पहले किया जाता था, वो होता था फिल्म प्रोसेसिंग का। ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलर हमारे डीआरटी के फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स चल रहे हैं या फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो इस हिसाब से हैं। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप सभी को ह्यूमन बॉडी के अंदर स्थित सभी प्रकार की बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, इन सभी की जो लोकेशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ उनके एसेसरी ऑर्गन्स की शेप, साइज, ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ये सब पढ़ने के बाद फिजिक्स में हमने देखा, जो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स है हमारी, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से एक्सरे ट्यूब एक्सरेज का प्रोडक्शन करती है और उन एक्सरेज के द्वारा एक इमेज किस प्रकार से क्रिएट होती है। उसी के साथ साथ हमने रेडियोग्राफी फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी भी पेशेंट के पर्टिकुलर ऑर्गन का किस प्रकार से एक्सरे लिया जाता है, उन्हें किस पोजीशन में रखा जाता है। ठीक है, किस पोजीशन में रखने पर एक बेटर विजुअलाइजेशन होगा, या जो डॉक्टर एक जो एनाटॉमी देखना चाहता है या कोई भी फ्रैक्चर जो देखना चाहता है वो क्लियरली विजुअलाइज्ड हो। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा आता है कि उन रेडियोग्राफ्स को किस प्रकार से एक फिल्म के ऊपर कैप्चर किया जाए, एक बेटर क्वालिटी के अंदर कैप्चर किया जाए। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की थी पहली वाली क्लास में। डार्क रूम की हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था इसके लेआउट के बारे में। लेआउट के साथ साथ उसके अंदर उपस्थित जो भी जैसे पास बॉक्स, उसकी दीवारें, उसका लोकेशन, उसकी लोकेशन के साथ साथ जो सेफ लाइट थी उस सेफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सेफ लाइट की हमने वेवलेंथ देख ली थी, कितनी वेवलेंथ रहना चाहिए, और साथ ही साथ स्पेक्ट्रल मैचिंग भी हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया। ठीक है, जिन्हें स्पेक्ट्रल मैचिंग या जो वेवलेंथ्स के बारे में पता नहीं है वो एक बार प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। आज की हमारी क्लास होने वाली है कि जो डार्क रूम के अंदर हम सेफ लाइट यूज ले रहे हैं उस सेफ लाइट की वेवलेंथ किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने पहले वाली क्लास में देख लिया। आज हम देखेंगे कि जो सेफ लाइट हमने यूज ली है, यदि उस सेफ लाइट की वेवलेंथ कम या ज्यादा हो गई तो वो फिल्म को किस प्रकार से अफेक्ट करेगी। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि जो सेफ लाइट है उस सेफ लाइट की वेवलेंथ किस प्रकार से चेक करें। ठीक है, कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा तो नहीं हो गई, कम तो नहीं हो गई। इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्लास में चर्चा करेंगे कि सेफ लाइट की वेवलेंथ किस प्रकार से चेक की जाती है। ठीक है, देखिए हाउ टू चेक डार्क रूम सेफ लाइट वेवलेंथ। देखिए आरपीएमसी में एक या दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है सीधा सीधा 10 नंबर में। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि हाउ टू चेक डार्क रूम सेफ लाइट वेवलेंथ। डार्क रूम की सेफ लाइट की वेवलेंथ किस प्रकार से चेक करनी चाहिए। देखिए, dark room safe light wavelength must be checked to ensure it does not expose X-ray film to light. Its sensitivity to check which cause fogging and reduce image quality and diagnostic accuracy। देखिए इसका मतलब क्या है कि डार्क रूम की जो सेफ लाइट की वेवलेंथ है मस्ट बी चेक्ड, उसको चेक करते रहना चाहिए। टू इंश्योर इट डज नॉट एक्सपोज, ये कंफर्म करने के लिए या ये सुनिश्चित करने के लिए कि इट डज नॉट एक्सपोज, कि ये किसी भी फिल्म को, किसी भी रेडियोग्राफिक फिल्म को डज नॉट एक्सपोज, एक्सपोज नहीं कर रही है टू लाइट्स, जो इसकी निकलने वाली लाइट है उससे। ठीक है, डज नॉट एक्सपोज एक्सरे फिल्म टू लाइट इट्स सेंसिटिविटी। ठीक है, जो लाइट निकल रही है उसकी लाइट की सेंसिटिविटी के कारण जो एक्सरे फिल्म है वो एक्सपोज नहीं हो रही है। ये इंश्योर करने के लिए हमें डार्क रूम की सेफ लाइट की वेवलेंथ चेक करते रहना चाहिए। विच कोज फोगिंग, यदि डार्क रूम की सेफ लाइट की वेवलेंथ अधिक हो गई है, यदि डार्क रूम की जो सेफ लाइट है उस सेफ लाइट की एक प्रकार से हम बात करेंगे सेफ लाइट की वेवलेंथ की,
तो वो वेवलेंथ यदि अधिक हो गई है तो वो क्या कर सकती है, विच कोज फोगिंग एंड रिड्यूस इमेज क्वालिटी, जो फोग कोज कर देगी, कोज कोज करने के साथ साथ ही रिड्यूस इमेज क्वालिटी एंड डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, और जो डायग्नोस्टिक यानी जो डॉक्टर निदान करना चाहता है उसकी एक्यूरेसी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम आएगी। ठीक है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको एक प्रकार से ऐसे कैसे बनाए रखने के लिए क्या किया जाएगा, वहां पर किया जाता है एक प्रकार से सेफ लाइट की वेवलेंथ चेक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेफ लाइट वेवलेंथ शुड बी चेक्ड इन एवरी 6। देखिए आपके जो जब भी आप कंपटीशन बेसिस की तैयारी करेंगे तो उन कंपटीशन बेसिस के अंदर भी काफी सारे एमसीक्यूज इस प्रकार से होते हैं कि जो आपकी सेफ लाइट है उस सेफ लाइट की वेवलेंथ कितने महीने में चेक करनी चाहिए, कितने महीने में चेक नहीं करनी चाहिए। तो कितने महीने में करनी चाहिए, वो हो गया आपका 6 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ के भीतर भीतर इसकी वेवलेंथ को हमें चेक करते रहना चाहिए। रेयरली डन इन रूटीन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है किसी किसी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर वो रूटीनली यानी कि डे बाय डे और रेडियोलॉजी की जो आपकी एक प्रकार से सेफ लाइट की वेवलेंथ होती है वो भी चेक की जाती है। रिकमेंडेड एनुअली और व्हेन चेंजिंग फिल्म टाइप सेफ लाइट फिल्टर। देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं पर तो 6 मंथ पर, वो अकॉर्डिंग टू वहां पर डिपेंड करता है कि जो सेफ लाइट आप यूज ले रहे हो वो सेफ लाइट किस प्रकार की है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर तो क्या होता है 6 मंथ में ही अपन कर लेंगे। ठीक है, वो फिल्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, अभी आपको बताया जाएगा कि कौन से फिल्टर्स की किस अकॉर्डिंग अपने को चेंज करनी है चेक। ठीक है, देखिए रिकमेंडेड एनुअली और व्हेन, देखिए या तो वार्षिक अनुसार उसकी सेफ लाइट की वेवलेंथ चेक करें, या दूसरी चीज और व्हेन चेंजिंग फिल्म टाइप, या आप फिल्म का टाइप चेंज कर रहे हो या जो फिल्टर आपने यूज लिया है वो फिल्टर चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेफ लाइट की वेवलेंथ भी चेक करनी है। यदि आपसे मिनिमम टाइम पूछा जाए तो मिनिमम टाइम आप 6 मंथ भी यूज ले सकते हो। ऑप्शन में यदि 6 मंथ है, 8 मंथ है, 10 मंथ है, 12 मंथ है, तो आपको वहां पर 6 मंथ ही टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए देयर आर 2 प्रैक्टिकल मेथड्स। अब यहां पर सेफ लाइट की वेवलेंथ को चेक करने के 2 मेथड बताए गए हैं, जिनके अंदर जो मेन मेथड होता है वो मेनली मेथड आता है हमारा कोइन टेस्ट। ठीक है, जो डार्क रूम की सेफ लाइट की वेवलेंथ चेक करने के लिए सबसे पहला वाला मेथड आता है, जो इंपोर्टेंट मेथड है वो इंपोर्टेंट मेथड है यहाँ पर कोइन टेस्ट। अब देखिए कोइन टेस्ट किस प्रकार से करेंगे, इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड सिंपलेस्ट मेथड। ये सबसे अधिक मात्रा में या सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है और सबसे सिंपल मेथड भी है। ठीक है, सेफ लाइट की वेवलेंथ को चेक करने का सबसे वाइडली और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है आपका कोइन टेस्ट। अब इसका कोइन टेस्ट नाम क्यों रखा गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इट डज नॉट डायरेक्टली मेजर वेवलेंथ, ये डायरेक्टली ही ये नहीं कि कोइन को रख दिया और डायरेक्टली ही वेवलेंथ मेजर कर देगा, ये नहीं। ठीक है, बट इट चेक इफ द सेफ लाइट या वेवलेंथ प्लस इंटेंसिटी इज सेफ फॉर द फिल्म। देखिए ये डायरेक्टली ही वेवलेंथ को मेजर नहीं करता कि आपकी जो सेफ लाइट है उस सेफ लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है या कम है, ये डायरेक्टली ये चीज मेजर नहीं करता, लेकिन ये इतना जरूर बता देता है कि जो सेफ लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है, सेफ लाइट की जो वेवलेंथ जितना मैंने बताया था 600 या 600 टू 715 नैनोमीटर्स, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू अपन किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, फिल्टर्स के अकॉर्डिंग या फिल्म सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वेवलेंथ को इंडिकेट नहीं करता, ये डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करता, ये क्या करता है, ये बताता है कि जो सेफ लाइट है उस सेफ लाइट की वेवलेंथ बढ़ी है या घटी है, साथ ही साथ उसकी जो लाइट आ रही है उस लाइट की इंटेंसिटी अधिक है या कम है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये चीज नहीं बताएगा कि इस वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, ये बताएगा कि वेवलेंथ तो बढ़ी है या घटी है, साथ ही साथ उसकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी है वो अधिक है या कम है। ठीक है, तो उसको मेजर करेगा आपका कोइन टेस्ट। ठीक है, कोइन टेस्ट इसको मेजर करेगा, वेवलेंथ एक्यूरेट वेवलेंथ नहीं बताएगा कि इसकी वेवलेंथ इतनी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए प्रोसीजर क्या है, मेन है हमारा प्रोसीजर, किस प्रकार की इसकी प्रोसीजर होती है। इन द डार्क रूम स्विच ऑफ ऑल व्हाइट लाइट, कीप ओनली द सेफ लाइट ऑन। देखिए
डार्क रूम के अंदर हमने जैसे चर्चा की थी सेफ लाइट और डायरेक्ट लाइट की, ठीक है। दो लाइट थी जो डार्क रूम को इल्यूमिनेट कराने के लिए अपन यूज ले रहे थे। तो सबसे पहले कौन सी थी, डायरेक्ट लाइट, और दूसरी थी अपनी सेफ लाइट। डायरेक्ट लाइट में हमारी आ रही थी व्हाइट लाइट, कौन सी, व्हाइट लाइट। कीप ओनली द सेफ लाइट ऑन, उस समय अपने को क्या करना है, ओनली जो सेफ लाइट है, जो सेफ लाइट अपन टेबल टॉप से, ठीक है, कितना मीटर ऊपर रख रहे थे, वो रख रहे थे अपन 1.2 मीटर, ठीक है। इसके लिए अपन बल्ब कितना वोट का यूज ले रहे थे, 25 वोट का बल्ब। और वहीं पर अगर इसकी डिस्टेंस 1 मीटर थी ओनली, तो वहां पर अपन कितना वोट का बल्ब यूज ले रहे थे, 15 वोट का बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट लाइट्स को ऑफ कर देना है, और जो ओनली सेफ लाइट है रेड कलर की आपकी, जो रेड कलर की आप यूज ले रहे हो मेनली इंडिया के अंदर, तो उसी को ऑन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस एन अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म ऑन द ड्राई साइड टेबल। अब इस ड्राई साइड टेबल पर अपने को क्या करना है, इस ड्राई साइड टेबल के ऊपर एक अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म रखनी है, इस प्रकार से रख दी। अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म रखने के बाद में पुट कॉइन, देखिए नेक्स्ट कह रहा है पुट कॉइन्स, एक कॉइन लेंगे, ठीक है, एक कॉइन लेकर क्या करेंगे, और एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट, या तो आप कॉइन ले लो, मेनली अगर अपन कॉइन टेस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉइन ही लेंगे, या फिर अदर ऐसा राउंड टाइप में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले लो जो रेडियो ओपेक हो, यानी कि रेडिएशन उससे पेनिट्रेट करके बाहर नहीं जा पाए, या कोई भी लाइट, नॉर्मल लाइट है, उससे पेनिट्रेट करके आगे नहीं जा पाए। इस प्रकार का आपको मटेरियल लेना है। दूसरी चीज, ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फिल्म। अब देखिए यहां पर आपने ले लिए कॉइन्स, अब उन कॉइन्स का क्या करना है, उन कॉइन को फिल्म के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर इस प्रकार से रखना है, एक कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, फोर्थ, फिफ्थ। इस प्रकार से कॉइन्स को आपको इस एक्सरे फिल्म के ऊपर, जो कि कौन सी है आपकी अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म, ठीक है, इन अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म के ऊपर इस प्रकार से कॉइन्स को रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए लीव इट एक्सपोज्ड टू द सेफ लाइट फॉर 2 to 5 मिनट। अब देखिए अब क्या करना है, लीव इट एक्सपोज्ड। अब जो हमने सॉरी, अब जो हमने वो लिया था कॉइन, और जो कॉइन के साथ साथ सेफ लाइट और अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म, तो अपने को क्या करना है, उस सेफ लाइट के अंडर में, ये जो सेफ लाइट थी ये आपकी ड्राई टेबल थी, और इसके ऊपर हमने एक रखी थी एक्सरे फिल्म, और एक्सरे फिल्म के ऊपर रखी थी कॉइन, ठीक है। तो इस फिल्म को अपने को 2 से 5 मिनट तक इस सेफ लाइट से क्या होना है, एक्सपोज होने देना है। क्या होने देना है, एक्सपोज्ड होने देना है, ठीक है। इससे आपने सेफ लाइट को ऑन करना है, ऑन करके 2 से 5 मिनट तक इस फिल्म को एक्सपोज्ड होने देना है। रिमूव द कॉइन एंड प्रोसेस फिल्म नॉर्मली। अब अपने को नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, 2 से 5 मिनट तक इसको एक्सपोज करवा लिया। 2 से 5 मिनट तक एक्सपोज करवाने के बाद में यहाँ पर सेफ लाइट को ऑफ करना है। सेफ लाइट को ऑफ करने के बाद में कॉइन्स को रिमूव करना है। कॉइन्स को क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में जो इस फिल्म है, जो ये फिल्म है, इस फिल्म को अपन क्या करेंगे, इस फिल्म को नॉर्मली अपन क्या कर देंगे, इसको अपन करवाएंगे प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब इसको हम करवाएंगे जैसे मैनुअली प्रोसेस करवा दिया, ठीक है, मैनुअली प्रोसेस। मैनुअली और ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग होगी, वो आपको नेक्स्ट पढ़ाई जाएगी। तो यहां पर अपन ने इसको मैनुअली प्रोसेस करवा दिया। मैनुअली प्रोसेस का मतलब वही डेवलप, रिंस, फिक्स और वॉश, ये करवा दिया, ठीक है। ये करवाने के बाद में क्या होता है, एक अनएक्सपोज्ड फिल्म, ठीक है। फिल्म प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये क्या करती है, ये एक एक्सपोज्ड फिल्म को विजिबल इमेज के अंदर कन्वर्ट करती है, ठीक है। फिल्म प्रोसेस का मतलब ही यही होता है, ये एक्सपोज्ड फिल्म को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करती है। अब ये जो आपकी अनएक्सपोज्ड फिल्म थी, ये अनएक्सपोज्ड फिल्म इस सेफ लाइट की वजह से क्या हो गई, एक्सपोज हो गई, ठीक है। माना कि इसकी वेवलेंथ अधिक थी, इस सेफ लाइट की वेवलेंथ अधिक थी, तो अधिक की वजह से ये अब क्या हो चुकी है, ये आपकी एक्सपोज हो चुकी है। अब एक्सपोज हो चुकी है तो कौन कौन से एरिया पर एक्सपोज हुई है, जिस जिस एरिया पर लाइट गिरी है, ठीक है, जिस जिस एरिया पर लाइट गिरी है। जैसे इस फिल्म के सारे एरिया पर लाइट गिर गई, लेकिन जहां पर कॉइन थे, जहां पर कॉइन थे, तो उन कॉइन के नीचे ये एक्सपोज नहीं हुई है।
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि फिल्म किस एरिया पर एक्सपोज हुई है? फिल्म ओनली उस एरिया पर एक्सपोज हुई है जहां पर कोइन नहीं रखे हुए थे। कोइन के नीचे का स्पेस क्या हुआ है? अभी तक अनएक्सपोज्ड है, क्योंकि वहां पर सेफ लाइट की वेवलेंथ नहीं गिरी। ठीक है, ये क्लियर है। द फिल्म शुड बी प्रोसेस्ड मैनुअली। उस फिल्म को क्या करना है अपने को? मैनुअली प्रोसेस्ड करवाना है। ठीक है, अब मैनुअली प्रोसेस्ड करवा दिया। मैनुअली प्रोसेस्ड करवाने के बाद में देखिए देखिए ये रहेगा आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर। ठीक है, तो किस प्रकार से आपको कोइन टेस्ट करना है इसकी प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने कोइन टेस्ट किया, तो कोइन टेस्ट के अंदर सबसे पहले क्या किया है? टर्न ऑन सेफ लाइट ओनली। ओनली किसको ऑन रखा है आपने? सेफ लाइट को ऑन रखा है। सेफ लाइट को क्या रखा है? ऑन रखा है। ऑन रखने के बाद में प्लेस अनएक्सपोज फिल्म ऑन वर्क सरफेस। एक अनएक्सपोज फिल्म ली है इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर लिए हमने एक अनएक्सपोज्ड फिल्म, ये अनएक्सपोज्ड फिल्म हो गई। अनएक्सपोज्ड फिल्म, ठीक है, अनएक्सपोज्ड फिल्म ले ली। प्लेस कोइन ऑन फिल्म। अब इस फिल्म के ऊपर हमने कोइन प्लेस कर दिए। 1 2 3 4 5 6, इतने अपन ने क्या कर दिए? कोइंस रख दिए। एक्सपोज्ड फॉर 2 to 5 मिनट। अब ये जो वर्क सरफेस था, इस वर्क सरफेस से यहां पर थी अपनी सेफ लाइट। ठीक है, 1.2 मीटर डिस्टेंस पर सेफ लाइट रखी हुई थी। इस सेफ लाइट की वेवलेंथ से ये फिल्म हो गई अब आपकी एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड होने के बाद में इसको अपन ने क्या करवा लिया है? प्रोसेस द फिल्म। फिल्म को प्रोसेस करवा लिया। कोइन आउटलाइन अपीयर। यदि देखिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? एक्सपोज करवा लिया 2 से 5 मिनट तक, 2 से 5 मिनट तक एक्सपोज करवा लिया, 2 to 5 मिनट। ठीक है, एक्सपोज करवाने के बाद में जो कोइन के सराउंडिंग्स जो एरिया है, या कोइन के अलावा जो फिल्म के ऊपर एरिया है, वो सारा एरिया क्या हो जाएगा? अगर एक चीज देखी जाए तो सारा एरिया तो एक्सपोज होगा, लेकिन कोइन के नीचे का एरिया क्यों? कोइन के नीचे का एरिया एक्सपोज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसा कि अपन बात करेंगे, यहां से लाइट भेजेंगे तो लाइट ओनली इस हैंड पर गिरेगी और हैंड के अलावा बाकी सारे सरफेस पर। इसकी शेडो इसके पीछे बनेगी। मतलब यह है कि इसके पीछे का जो एरिया रहेगा, इसके पीछे का जो एरिया रहेगा, वहां पर डायरेक्ट लाइट नहीं गिर पाएगी। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहां पर हुई है। जहां पर कोइन रखे हुए थे, तो कोइन के नीचे का एरिया एक्सपोज नहीं हुआ। ठीक है, कोइन के नीचे का एरिया यहां पर एक्सपोज नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ तो उसका नेक्स्ट अपन क्या करेंगे? देखिए, प्रोसेस करवा दी फिल्म को। तो प्रोसेस करवाने का मतलब मैंने अभी आपको बताया, अभी समझाया है कि प्रोसेस करवाने का मतलब ये होता है कि एक्सपोज्ड फिल्म को किस में कन्वर्ट करना? विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना। विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना, यानी कि दृश्य जहां जहां पर एक्सपोज हुई है उस एरिया को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना। अब विजिबल का मतलब भी देखिए एक बार। विजिबल का मतलब ये होता है कि वहां पर कौन सी शेडो बनेगी? वहां पर बनेगी आपकी ब्लैक शेडो। ब्लैक शेडो जहां जहां पर एक्सपोज हुआ है ना, वहां वहां पर आपको ब्लैक शेडो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, प्रोसेस द फिल्म को प्रोसेस करवाया, एक्सपोज को विजिबल में कन्वर्ट करवाया। कोइन आउटलाइन अपीयर। यदि इस कोइन की आउटलाइन अपीयर हो रही है, यानी कि अपने को इस फिल्म के ऊपर कोइन से आउटलाइंस दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या होगा? कि सेफ लाइट की वेवलेंथ जो है, ठीक है, वो अधिक है। यानी कि सेफ लाइट क्या है? सेफ नहीं है। यदि कोइन के आउटलाइन अपीयर नहीं होती तो मतलब सेफ लाइट सेफ है। यदि अगर कोइन की आउटलाइंस अपीयर होती है तो इसका मतलब अनसेफ सेफ लाइट है वहां पर। ठीक है, ये बात समझ में आई? यदि कोइन के चारों तरफ अपने को दिखाई देगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है? पूरा का पूरा एक्सपोज होने के बाद में अपने को विजिबल होगा। विजिबल अगर इस फिल्म के ऊपर कोइन से विजिबल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अनसेफ सेफ लाइट वहां पर है, अपने को सेफ लाइट चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मैं इसका एक पूरा डायग्राम ऐसा कैसा आपको बनाकर बता देता हूं, जिससे आपका सारा का सारा क्लियर रहेगा। ठीक है, देखिए, ये हो गई आपकी वर्क बेंच। ठीक है, वर्क बेंच के यहां पर अपने को स्थित है एक सेफ लाइट। ठीक है, ये हो गई वर्क बेंच।
वर्क बेंच के ऊपर आपने प्लेस कर दी एक अनएक्सपोज्ड फिल्म, ठीक है। इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। अनएक्सपोज्ड फिल्म के ऊपर आपने प्लेस किए हैं कॉइन्स, ठीक है। कॉइन प्लेस करने के बाद में यहां पर वेट किया गया इस वेवलेंथ से निकलने वाली, इस सेफलाइट से निकलने वाली जो लाइट है, नॉर्मल जो लाइट है, उस नॉर्मल लाइट से 2 से 5 मिनट तक, 2 से 5 मिनट के लिए इस फिल्म को क्या करवाया जाएगा, इस फिल्म को करवाया जाएगा एक्सपोज्ड, ठीक है। एक्सपोज्ड करवा लिया। एक्सपोज्ड करवाने के बाद में इस फिल्म को भेजा जाएगा अब मैनुअल प्रोसेसिंग के लिए, मैनुअल प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। मैनुअल प्रोसेसिंग जैसे ही करवाई, मैनुअल प्रोसेसिंग करवाने के बाद में माना ये जो फिल्म थी, इस फिल्म के ऊपर कॉइन्स की शेडो अपने को इस प्रकार से विजिबल हो रही है। यहां पर इस प्रकार से अपने को कॉइन्स की शेडोज दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर कॉइन्स की शेडो इस प्रकार से दिखाई देती है, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर आपको सेफ लाइट चेंज करने की जरूरत है। तो यहां पर आप सीधा सीधा लिख सकते हो अनसेफ सेफ लाइट, ठीक है। ये डायग्राम आपको ऐसे कैसे बनाने हैं। दूसरी चीज, यदि इसी प्रकार से यदि आपको, आपने जो फिल्म यूज ली है उस फिल्म के ऊपर आपको किसी भी प्रकार की कोई शेडो दिखाई नहीं दे रही, तो देन आप वहां पर लिख सकते हो सेफ सेफ लाइट, ठीक है। सेफ सेफ लाइट, इस प्रकार से ये है आपका कॉइन टेस्ट, ठीक है। जो कि आरपीएमसी में या आरयूएचएस के अंदर जो डार्क रूम या रेडियोलॉजी के अंदर एग्जाम लगा था डार्क रूम का, तो उसके अंदर 10 नंबर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का अगर बात की जाए तो यहां से कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेक्ट्रल टेस्टिंग दूसरा होता है। एक तो सबसे पहले अपन ने देख लिया कॉइन टेस्ट, ठीक है, कॉइन टेस्ट जो मैंने बता दिया। दूसरा होता है आपका स्पेक्ट्रल टेस्टिंग। अब ये स्पेक्ट्रल टेस्टिंग तो बहुत नॉर्मल या रेयर केसेस के अंदर देखा जाता है, फिर भी देख लेते हैं। दिस मेथड इज लेस कॉमन इन हॉस्पिटल्स बट इज द साइंटिफिक वे टू चेक द एक्चुअल वेवलेंथ, ठीक है। ये एक एक्चुअल वेवलेंथ मेजर करने का है, ये डायरेक्टली ही वेवलेंथ बता देगा कि सेफ लाइट की वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, यूज ए स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, डिजिटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है डिजिटली, ठीक है। वो डिजिटली आपको सीधा बता देगा कि वेवलेंथ एक्चुअल में वेवलेंथ इस सेफ लाइट की कितनी है, ठीक है। तो दूसरी चीज, पहला तो कॉइन टेस्ट से अपन कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको स्पेक्ट्रल टेस्टिंग ना देकर अगर यहाँ पर सीधा सीधा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दे दिया जाए, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी क्या कार्य करेगा, सेफ लाइट की वेवलेंथ चेक करने का कार्य करेगा। दूसरी चीज, और स्पेक्ट्रोमीटर, और दूसरा नाम इसका स्पेक्ट्रोमीटर भी है, टू मेजर द लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ द सेफ लाइट, जो कि क्या करेगा, सेफ लाइट की लाइट स्पेक्ट्रम चेक करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, कंपेयर द मेजर्ड वेवलेंथ रेंज विथ सेफ रेंज फॉर द फिल्म टाइप, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को कंपेयर करना है सेफ लाइट की वेवलेंथ कितनी रखनी है और किस प्रकार की फिल्म के साथ कितनी अपने को वेवलेंथ रखनी है, ठीक है। तो ब्लू सेंसिटिव यदि फिल्म है तो देन आप क्या यूज करेंगे, सेफ विथ 590 टू 650 नैनोमीटर, और ऑरेंज रेड कलर की वहां पर आप सेफ लाइट यूज करोगे, ठीक है। तो वहां पर वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, 590 से 650 नैनोमीटर इन द केस ऑफ ब्लू सेंसिटिव फिल्म्स। If you are using the green sensitive films, then you will be use the safe light only above 600 nanometer. इसका मतलब क्या होगा, यदि अगर आप ग्रीन सेंसिटिव फिल्म्स यूज ले रहे हो, ठीक है, ग्रीन सेंसिटिव फिल्म्स यूज ले रहे हो, देन आपको यूज करनी पड़ेगी कौन सी, अबाउ 600, 600 से ऊपर, ठीक है, 600 से ऊपर नैनोमीटर की वेवलेंथ की सेफ लाइट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रल मैचिंग और स्पेक्ट्रल टेस्टिंग दोनों, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं डार्क रूम साइड्स की, कि डार्क रूम के अंदर जो डार्क रूम का लेआउट जो बना हुआ है उसके अंदर कौन कौन सी साइड है, कौन कौन सी साइड पर अपन किस किस प्रकार के कंपोनेंट्स का स्टोरेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, ठीक है। या मैं बता दूं एक बार कि डार्क रूम के अंदर ड्राई साइड और वेट साइड दोनों ही होगी। क्यों, क्योंकि डार्क रूम के अंदर ही फिल्म का प्रोसेस करवाया जाता है
और फिल्मों की प्रोसेसिंग के लिए अपने को केमिकल्स की आवश्यकता होती है। दूसरी साइड अगर अपन बात करें तो कैसेट्स, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, एक्सरे फिल्म्स, इन सभी का स्टोरेज भी अपन डार्क रूम के अंदर ही करते हैं। जैसा कि मैंने बताया हुआ है एक दो बार कि फिल्म्स जो होती है, एक्सरे फिल्म्स या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन या कैसेट भी अपन लेकर चलें, तो ये सभी ह्यूमिडिटी से क्या होती है, सेंसिटिव होती है। या दूसरी साइड अपन बात करें तो वेट साइड से क्या होती है, सेंसिटिव होती है। यानी कि नमी के संपर्क में आने पर इनकी जो सेंसिटिविटी है या फिल्मों के खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इन सभी के बचाव के लिए यहाँ पर डार्क रूम को दो साइडों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए डार्क रूम साइड, अब अपन बात करते हैं डार्क रूम की साइड की कि डार्क रूम की कौन कौन सी साइड है। द डार्क रूम इज ए स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट डिजाइन्ड फॉर ह्यूमिडिंग, हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स लाइक एक्सरे फिल्म्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, द डार्क रूम इज ए स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल डिजाइनड। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल डिजाइन के थ्रू इसको अपन ने डिजाइन किया है फॉर हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स। किसके लिए, फॉर हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग, हैंडलिंग करने के लिए, साथ ही साथ प्रोसेसिंग के लिए लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स जैसे कि एक्सरे फिल्म्स। ठीक है, इट डिवाइडेड इनटू टू मेन एरिया, और इसको दो मेन एरिया में डिवाइड किया गया है। वो दो मेन एरिया कौन कौन से हैं, वो दो मेन एरिया हैं, एक इसका ड्राई साइड, एक है इसका वेट साइड। यानी कि जहां पर ओनली ड्राई कंपोनेंट्स को अपन रखेंगे उनको अपन ने रख दिया ड्राई साइड में। दूसरी चीज जो वेट एरिया में रखे जाएंगे, ठीक है, उनको अपन रखेंगे वेट साइड। तो इस प्रकार से डार्क रूम की दो साइडें हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ड्राई साइड। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, ड्राई साइड के बारे में, कि डार्क रूम की जो ड्राई साइड है वो किस प्रकार से ओरिएंटेड होती है या उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स रखे जाएंगे। देखिए ड्राई साइड, दिस एरिया इज दिस एरिया इज डेडिकेटेड टू हैंडलिंग ड्राई अनएक्सपोज्ड फिल्म एंड एक्सरे कैसेट्स। देखिए ये जो ड्राई एरिया है, ये ड्राई एरिया स्पेशली किसके लिए रखा गया है, स्पेशली किनके लिए बनाया गया है, फॉर हैंडलिंग ड्राई अनएक्सपोज्ड फिल्म। एक तो जो अनएक्सपोज्ड फिल्म है जिनका अपन आगे फ्यूचर में यूज लेंगे उनके स्टोरेज के लिए, साथ ही साथ एक्सरे जो कैसेट्स हैं उन एक्सरे कैसेट्स के स्टोरेज के लिए अपन डार्क रूम की कौन सी साइड का चुनाव करेंगे, तो वो हो गई आपकी ड्राई साइड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि काफी सारे कंफ्यूज रहते हैं एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड फिल्म के अंदर। ठीक है, तो चाहे एक्सपोज्ड हो या अनएक्सपोज्ड हो, दोनों का ही अगर स्टोरेज की बात हो रही है तो स्टोरेज के अंदर तो अपन ड्राई साइड रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि अनएक्सपोज्ड फिल्म का यदि अगर अपन बात की जाए कि उनका प्रोसेसिंग किस साइड होगा, देन यूज अपन लेंगे वेट साइड। ठीक है, तो अगर स्टोरेज की बात हो रही है, ओनली स्टोरेज की, चाहे वो ड्राई हो चाहे वो एक्सपोज्ड हो या अनएक्सपोज्ड, तो उनका स्टोरेज होगा अपनी ड्राई साइड। ठीक है, इट्स वेयर फिल्म्स आर लोडेड इनटू एंड अनलोडेड फ्रॉम कैसेट्स विदाउट एक्सपोजर टू लाइट। ठीक है, ये कौन सा, देखो कौन सा एरिया है, इट्स वेयर, जहां पर इट्स वेयर फिल्म्स आर लोडेड, जहां पर फिल्मों का लोडिंग सिस्टम होता है, इनटू एंड अनलोडेड फ्रॉम कैसेट, जहां पर अपन कैसेट के अंदर फिल्मों को रखते भी हैं और निकालते भी हैं। ठीक है, तो लोडिंग का मतलब तो एक प्रकार से ये हो जाएगा, सिंपल वे में देख लीजिए कि कैसेट के अंदर एक्सरे के लिए अनएक्सपोज्ड फिल्म का प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट ये कहलाएगा आपका लोडिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि अभी आप नया नया पेशेंट आया है, उसने पेशेंट का एक्सपोजर करने के लिए डार्क रूम से एक कैसेट के अंदर फिल्म रख के भेजेंगे, उसी को बोला जाएगा लोडिंग सिस्टम। दूसरा होता है अनलोडिंग सिस्टम। तो अनलोडिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्सरे कैसेट से जो इसके अंदर फिल्म है, फिल्म कहां से आई है, ये आया है आपके एक्सरे रूम से। एक्सरे रूम से एक्सपोज होने के बाद में जो कैसेट को पास बॉक्स से डार्क रूम में दिया जाएगा, तो डार्क रूम में वहां पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसको ड्राई साइड रखेंगे, ड्राई साइड में उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में उससे एक्सपोज्ड फिल्म को निकालकर हैंगर के ऊपर लगा के अपन कहां लेकर जाएंगे, वेट साइड में लेकर जाएंगे। ठीक है,
तो जहां पर लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही होती है विदाउट एक्सपोजर टू लाइट, और वहां पर किसी प्रकार की नॉर्मल लाइट नहीं होगी, तो विदाउट एक्सपोजर टू लाइट वहां पर आपका स्टोरेज हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्राई बेंच। अब देखिए ड्राई बेंच, ड्राई साइड जो आपकी बेंच रखी हुई है उसको ड्राई बेंच बोलेंगे। अब ड्राई बेंच का मतलब क्या है, या ड्राई साइड पर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे उनके बारे में देखते हैं। ड्राई बेंच, ए क्लीन ड्राई सरफेस often covered with a material like linoleum where cassettes are opened and film are handled। ठीक है, ड्राई बेंच क्या होती है, देखिए ड्राई बेंच वो बेंच होगी जहां पर, ये हो गई आपकी ड्राई बेंच, ठीक है। अब इस ड्राई बेंच के ऊपर एक कवर्ड होगी ये, ठीक है। अब ये किससे कवर्ड होती है, इस प्रकार से एक थैली से अपन कवर करते हैं किसी भी चीज को, तो इस ड्राई बेंच के ऊपर एक मटेरियल बिछाया जाता है, उस मटेरियल का नाम है लिनोलिनियम, ठीक है, लिनोलिनियम, ठीक है। तो इससे अपन इस ड्राई बेंच को कवर करेंगे। ड्राई बेंच को कवर करने के बाद में वेयर कैसेट्स आर ओपन, इसके ऊपर कैसेट्स का भी ओपन होता है, फिल्म को भी अपन लोडेड अनलोडेड करते हैं, साथ ही साथ हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये ड्राई बेंच हो गई। नेक्स्ट देखिए फिल्म हुपर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इनके बारे में अपन अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक अब इनके इंट्रोडक्शन के बारे में आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि ड्राई साइड कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। फिल्म हुपर या फिल्म बिन, ए लाइट टाइट स्ट्रॉन्ग, ए लाइट टाइट स्टोरेज यूनिट, ठीक है। फिल्म हुपर क्या है, एक लाइट टाइट स्टोरेज यूनिट है फॉर अनएक्सपोज्ड फिल्म, जहां पर फिल्मों का स्टोरेज किया जाता है, ठीक है, जहां पर फिल्मों का क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं, अभी आगे डायग्राम दिखेंगे, ठीक है। फिल्म हैंगर, ठीक है, अब फिल्म हैंगर के बारे में देखते हैं। यूज्ड टू सिक्योर फिल्म्स बिफोर एंड आफ्टर एक्सपोजर, टिपिकली हैंग अबव द ड्राई बेंच, ठीक है। फिल्म हैंगर क्या होते हैं, फिल्म हैंगर वो चीजें होती है जहां पर एक्सपोज्ड फिल्म को एक फिल्म हैंगर के ऊपर हैंग किया जाता है, ताकि डेवलपर और रिंसिंग फिक्सिंग जो भी है वो प्रॉपर वे में किया जा सके। थर्ड होता है पास बॉक्स, जो भी आपके डार्क ड्राई साइड ही मौजूद होता है। ए लाइट टाइट मैकेनिज्म दैट कनेक्ट द डार्क रूम टू द एक्स-रे रूम अलाउिंग सेफ ट्रांसफर ऑफ कैसेट्स, जो कि कैसेट्स के सेफ ट्रांसफर के लिए आपका क्या होता है, हेल्पफुल होता है। सेफ लाइट, ए रेड या अंबर फिल्टर्ड लैंप दैट प्रोवाइड विजिबिलिटी विदाउट फोगिंग द फिल्म, और उसी ड्राई बेंच के ऊपर आपको एक सेफ लाइट देखने को मिलेगी, जब प्रोसेसिंग के दौरान अपन उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या है ड्राई साइड के। नो केमिकल्स, या अपने को कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है ड्राई साइड के अंदर, ठीक है। नो केमिकल और वाटर शुड बी प्रेजेंट हियर, यहाँ पर किसी प्रकार का केमिकल या वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हल्का फुल्का वाटर, ठीक है, हल्का फुल्का वाटर भी एक्सपोज कर सकता है आपकी अनएक्सपोज फिल्म्स को, ठीक है, इस प्रकार के स्पॉट्स उसके ऊपर बन सकते हैं। नेक्स्ट, मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड कंप्लीटली ड्राई, और उसको अपने को क्या करना है, नीट एंड ड्राई, नीट क्लीन एंड ड्राई रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आती है वेट बेंच की बात या वेट साइड की बात। देखिए दिस एरिया इज यूज्ड फॉर फिल्म प्रोसेसिंग आफ्टर एक्सपोजर, एक्सपोजर होने के बाद में इस एरिया का मेनली यूज क्या होता है, इस एरिया का मेनली यूज होगा हमारे यहाँ पर फिल्म प्रोसेसिंग का, ठीक है। और फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में मैंने बता दिया है कि फिल्म प्रोसेसिंग क्या होता है, वो फिल्म एक्सपोज्ड फिल्म को, ठीक है, एक्सपोज्ड फिल्म को किसमें कन्वर्ट करने का काम करता है, विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, जहां पर आपको एक्सरे के ऊपर आपका कोई भी जो एनाटोमी आप लेना चाह रहे हो वो आपको इजीली दिखाई देगी। दिस एरिया इज वेयर द केमिकल्स प्रोसेसिंग, ठीक है, ये वो कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जहां पर केमिकल्स की प्रोसेसिंग होती है। ऑफ एक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म्स टेक्स प्लेस, जहां पर एक्सपोज्ड फिल्म्स का प्लेसमेंट किया जाता है। कन्वर्टिंग द लेटेंट इमेज इनटू विजिबल वन, ठीक है, जहां पर एक एक्सपोज होने के बाद में, एक्सपोज होने के बाद में जिस फिल्म के ऊपर मान लीजिए इमेज तो आ गई, लेकिन आपको नेक्ड आइज से वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। एक्सपोज होने के बाद में एक्चुअल में होता क्या है, वो फिल्म ऐसी की ऐसी आपको दिखाई देती है जैसे कि इसके ऊपर अभी तक किसी प्रकार की इमेज ही नहीं आई हो, ठीक है, इस प्रकार की खाली इमेज आपको दिखाई देगी। देखिए इस प्रकार की इमेज हो गई, ये तो हो गई आपकी अनएक्सपोज्ड, ठीक है,
और एक्सपोज होने के बाद भी आपको इसी प्रकार से दिखाई देगी, ये हो गई एक्सपोज। लेकिन एक्सपोज हो गई ना, तो इसके ऊपर इमेज आ चुकी है, इसके ऊपर इमेज आ चुकी है, लेकिन विदाउट प्रोसेसिंग या विदाउट मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, विदाउट मैनुअल या कोई भी जो ऑटोमेटिक कोई भी फिल्म प्रोसेसिंग कराते हैं उसके बिना आपको अभी तक ये दिखाई नहीं देगी। इसी को बोला जाता है लेटेंट इमेज। ठीक है, लेटेंट इमेज के ऊपर भी आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोसेसिंग टैंक्स, ए सीरीज ऑफ टैंक्स कंटेन द नेसेसरी केमिकल्स। नेसेसरी केमिकल्स के जो टैंक्स हैं वो भी आपको वेट बेंच के ऊपर मिल जाएंगे। वो कौन कौन से होते हैं एक बार के लिए नजर मार लीजिए। ठीक है, सबसे पहला रहेगा आपका डेवलपर, फिर रहता है रिंसिंग टैंक, फिर रहता है आपका फिक्सिंग टैंक। फिक्सिंग टैंक के बाद में आपको मिलेगा वॉशिंग टैंक। उसके बाद में आपको फिल्म को ड्राई करते हुए बाहर दे देनी है। ठीक है, सबसे पहले डेवलप करवाओगे, फिर रिंस करवाओगे, फिर फिक्स करवाओगे, फिर वॉशिंग, फिर देन ड्राई करवाया जाता है। सॉल्यूशन इन सीक्वेंस, देखिए सीक्वेंस में रहते हैं डेवलपर, रिंसिंग, फिक्सर एंड वॉशिंग टैंक्स। टेम्परेचर कंट्रोल, important for maintaining the optimal temperature of the processing solution, often achieved through a water bath and automatically processor। देखिए वहां पर आपको टेम्परेचर कंट्रोलर भी दिखाई देगा। टेम्परेचर कंट्रोलर का मेन कार्य होता है केमिकल्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, केमिकल्स टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब केमिकल्स का टेम्परेचर मेजर किया जाता है क्यों? यदि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे एक्सहॉस्टेड प्रोसेस या एक्सहॉस्टेड स्टेप बोलेंगे, जिसके अंदर केमिकल्स क्या होंगे, अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे और फिल्म प्रोसेसिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिल्म ड्रायर एरिया, और साथ ही साथ आपको ड्राइंग एरिया के अंदर क्या मिल जाएगा? फिल्म ड्रायर एरिया भी मिल जाएगा। रैक्स और कैबिनेट्स वेयर प्रोसेस्ड फिल्म्स आर हैंग और प्लेस्ड टू ड्राई आफ्टर वॉशिंग। जहां पर देखिए फिल्म ड्रायर क्या हो जाएगा? फिल्म ड्रायर एरिया वो एरिया हो जाएगा जहां पर प्रोसेस करवाने के बाद में जो फिल्मों के ऊपर केमिकल बचा है या फिल्में अभी तक वेट है तो उनको ड्राई कराने के लिए एक ड्रायर एरिया होता है, जहां पर या तो रैक्स बना दी जाएगी या कैबिनेट्स बना दिए जाएंगे जहां पर अपने को फिल्मों को हैंग कर सकते हैं, और हैंग करने के अलावा हैंग करने के साथ साथ ही उसको ड्राई करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट कंसिडर, ठीक है, इंपोर्टेंट कंसिडरेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन इज क्रूशियल ड्यू टू केमिकल fumes and maintaining cleanliness prevent contamination of the solution and films। देखिए इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा? वहां पर आपको एक वेट साइड के अंदर ही प्रॉपर वेंटिलेशन रखना है ताकि जो केमिकल्स की फ्यूम्स है, केमिकल्स की जो अपन बोल सकते हैं धुआं, जो उनकी स्मेल है, उनको उस डार्क रूम से बाहर निकाला जा सके। तो उसके लिए अपन क्या रखेंगे? उसके लिए अपन प्रॉपर वेंटिलेशन रखेंगे। साथ ही साथ क्रूशियल ड्यू टू द केमिकल फ्यूम्स एंड मेंटेनिंग क्लीनिंगनेस, और क्लीनिंगनेस के लिए जो मेंटेनिंग जो कोई भी डिवाइस है जैसे मूव ले लिया, स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, तो उनको अपने को क्या करना है? वेट साइड ही रखना है। नेक्स्ट, लास्ट हमारा इसके अंदर रहेगा डार्क रूम के इंपोर्टेंट इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये भी अगर आपका डार्क रूम के अंदर अलग से पूछ लिया गया है तो आप उसके अंदर लिखोगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डार्क रूम का लेआउट यदि 20 नंबर में पूछा गया है तो किस प्रकार से आपको जो भी है आंसर करना है। ठीक है, डार्क रूम इक्विपमेंट्स देखिए। ऑटोमेटिक प्रोसेसर, सबसे पहले का इंपोर्टेंट इसका जो इक्विपमेंट होगा वो होगा आपका ऑटोमेटिक प्रोसेसर। ठीक है, एन ऑटोमेटिक प्रोसेसर इज ए मशीन यूज्ड इन ट्रेडिशनल फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी। देखिए ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर क्या होता है? जहां पर आपको मैनुअली फिल्म प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है, पहले डेवलप, फिर रेंज, फिर फिक्स, अपने हाथों से मैनुअली करवा रहे हो। ठीक है, वहीं पर ऑटोमेटिक प्रोसेसर क्या करेगा? उस वहां पर आपका टाइमिंग बचा लेगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर वर्कलोड ज्यादा है और वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से वहां पर एक ही आदमी है जो फिल्मों को बार बार प्रोसेस कर रहा है, तो वहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन बना दी गई है जो फिल्मों को अपने हिसाब से क्या कर रही है, और उनके अंदर सभी के अंदर केमिकल्स मौजूद रहते हैं। केमिकल्स जहां पर कम हुए अपने आप फिल अप हो जाते हैं। ठीक है, उनका टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेसर के अंदर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया अपना ऑटोमेटिक प्रोसेसर। एन ऑटोमेटिक प्रोसेसर इज एन मशीन यूज्ड इन ट्रेडिशनल फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी।
जो कि ट्रेडिशनल फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। टू मैकेनिकली एंड केमिकली डेवलप्ड एक्सरे फिल्म्स, जिनका अपन क्या करेंगे, मैकेनिकली और केमिकली डेवलप करवाया जाता है एक्सरे फिल्म्स को। ट्रांसफॉर्मिंग द इनविजिबल और लेटेंट इमेज इनटू विजिबल रेडियोग्राफ्स, ठीक है। और ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक प्रोसेसर है आपका, उस ऑटोमेटिक प्रोसेसर का भी कार्य है लेटेंट इमेज को एक विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इस प्रकार का रहेगा आपका एक ऑटोमेटिक प्रोसेसर, ठीक है। ये मशीन है ऐसी की ऐसी जो आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पर, ठीक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहला रहेगा आपका फिल्म एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको फिल्म को रख देनी है इस प्रकार से। फिल्म एंटर होने के बाद में ये जाएगा आपके, इसके अंदर बने रहते हैं इस प्रकार के सॉल्यूशन टैंक्स। टैंक्स अभी आपको नेक्स्ट दिखाई जाएंगे, जहाँ पर डेवलपर रहेगा। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में रिंसिंग प्रोसेस हटा दी जाती है, तो डेवलप के बाद में फिक्सर रहेगा, फिक्सर के बाद में वॉशिंग रहेगा, वॉशिंग करवाने के बाद में यहाँ पर आपका ये ड्रायर इनटेक हो गया, तो फिल्म को ड्राई करता हुआ आपको फिल्म को एग्जिट कर देता है, ठीक है। ये करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अलग अलग टैंक्स दिखाई देंगे, जिसको रिसर्कुलेटरी, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट और वॉशिंग टैंक्स बताया जाता है। यहाँ से केमिकल्स को ड्रायर, डेवलपर, फिक्सर और वॉशिंग टैंक्स के अंदर केमिकल्स, वाटर, इनकी जो भी सप्लाई है वो की जाती है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल, ऑपरेटर कंट्रोलर पैनल सभी आपके यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बारे में हम अलग से क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ये तो मशीन के बारे में आपको एक डायग्राम के बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार का रहता है आपको, नॉर्मली इस प्रकार से दिखाई दे देगा, ठीक है। कभी भी आप कहीं पर देखो तो इस प्रकार का रहेगा, और इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा हो गया आपका कंपोनेंट के अंदर एरे ऑफ टैंक्स फॉर मैनुअल प्रोसेसिंग। एक मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर लिए भी तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, तो वो क्या होते हैं देखिए, कंपोनेंट्स। एन एरे ऑफ टैंक्स ऑफ फॉर मैनुअल प्रोसेसिंग रेफर्स टू a set of chemical bath used in dark room to manually develop, fix and wash exposed X-ray films। ये एरे का मतलब है कि एक प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई देगी इस प्रकार का सीरीज ऑफ टैंक्स दिखाई देंगे, ठीक है, जहां पर डेवलपर, रिंसिंग, फिक्सिंग देन वॉशिंग टैंक्स आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। डेवलपर, रिंसिंग, फिक्सिंग एंड वॉशिंग टैंक्स आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे, जो कि क्या कार्य करेंगे, उनका कार्य भी होता है एक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने का, ठीक है। दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वेट फिल्म, ये वेट फिल्म का ट्रेडिशनल मेथड मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग हैज लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेटिक प्रोसेसर। और ये जो आपका मैनुअल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग सिस्टम किसके द्वारा रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया आपका ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के द्वारा, ऑटोमेटिक प्रोसीजर के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसीजर। एंड मोर रिसेंटली डिजिटल रेडियोग्राफी, बट इट इज स्टिल यूज इन सम सेटिंग्स, ठीक है। और इसका यूज कुछ केसेस किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैनुअल का कहीं ना कहीं यूज होता है, तो वो यूज होता है हमारे एमएलसी केसेस के अंदर। एमएलसी केसेस के अंदर, एमएलसी केसेस होते हैं मेडिको लीगल केसेस, ठीक है, मेडिको लीगल केसेस, ऐसे केसेस जो आपके पुलिस स्टेशन वगैरह इनसे संबंधित हो, ठीक है, कहीं पर कोई मार हो गई हो या कहीं पर कोई लड़ाई वगैरह हो गई हो जिसके अंदर कोई चोट आ गई हो, ठीक है, तो वहां पर एक्यूरेटली उस चीज को बताने के लिए मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग करवाई जाती है, ठीक है, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग करवाई जाती है, हाथ बाई हैंड उसका एक्सरे को एक विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की अपन एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, एडिटिंग नहीं कर सकते, साथ ही साथ इसके अंदर कोई प्रकार की अपन काट छांट नहीं कर सकते, तो इसलिए भी अभी तक मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग का कहीं ना कहीं यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार का ये आपका पूरा का पूरा रहेगा आपका एक मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग सिस्टम का एरिया, ठीक है, जहां पर आपको डेवलपर टैंक, स्टॉप बाथ जिसको रिंसिंग बोला गया है, फिक्सिंग, और उसके बाद में आपको वॉशिंग टैंक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ये सीरीज ऑफ टैंक्स होती है जिसके अंदर एक लेटेंट इमेज को इसमें कन्वर्ट किया जाएगा, विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर एक लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये एक्सरे फिल्म होती है। एक्सरे फिल्म को सबसे पहले इनविजिबल लेटेंट इमेज, फिर डेवलपिंग कराया, रिंसिंग कराया, फिक्सिंग, देन वॉशिंग, तब ये विजिबल इमेज में कन्वर्ट होगी। उसके बाद में इसको ड्राई करवा कर अपन दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हैंगर्स। ठीक है, ए डिवाइस यूज्ड इन ट्रेडिशनल फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी टू होल्ड एक्सरे फिल्म्स सिक्योरली ड्यूरिंग मैनुअल केमिकल प्रोसेसिंग एंड ड्राइंग। देखिए ये फिल्म हैंगर्स होते हैं इस प्रकार के। तो फिल्म हैंगर्स का यूज होता है डिवाइस यूज्ड इन ट्रेडिशनल फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी, जिसका यूज ट्रेडिशनल फिल्म बेस्ड के अंदर किया जाता है, टू होल्ड एक्सरे फिल्म सिक्योरली, जहां पर एक्सरे फिल्म्स को सिक्योरली हैंग किया जाता है या होल्ड किया जाता है। देखिए कभी भी अगर आप अपन हाथ से अगर फिल्म को पकड़ेंगे तो फिल्म को हाथ से पकड़ने पर यदि मान लीजिए बीच से पकड़ लिया, साइडों से पकड़ लिया, या फिर मान लीजिए कौन बिल्कुल बीच से वो पकड़ने में आ गया, तो वहां पर आर्टिफैक्ट कोज होने के चांसेस हो जाते हैं, आर्टिफैक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। यदि अगर आर्टिफैक्ट आ गए तो आर्टिफैक्ट आपकी जो रेडियोग्राफ है उस रेडियोग्राफ को खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हैंगर्स का अपन यूज करेंगे। प्रोसेसिंग के लिए इस प्रकार के हैंगर्स होते हैं और ड्राई करने के लिए इस प्रकार के हैंगर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रोसेसिंग केमिकल्स। प्रोसेसिंग केमिकल्स भी ये डार्क रूम के ही इक्विपमेंट में आएगा। द मेन फंक्शन ऑफ डार्क रूम प्रोसेसिंग केमिकल्स इंक्लूडिंग डेवलपर, स्टॉप बाथ एंड फिक्सर। देखिए मेन फंक्शन ऑफ डार्क रूम प्रोसेसिंग केमिकल्स का मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है फिल्म को डेवलप करवाना, स्टॉप बाथ फिक्सर में यूज करना। इज इट टू ट्रांसफर द लेटेंट इमेज फॉर्म्ड बाय लाइट और एक्सरेज इनटू ए परमानेंट इमेज। ठीक है, तो इस लेटेंट इमेज को जो कि लाइट या जो आपकी एक्सरेज से एक्सपोज हुई है उसको परमानेंट इमेज के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य होता है प्रोसेसिंग केमिकल्स का, बाय केमिकली अल्टरिंग द लाइट सेंसिटिव सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल इनटू द फिल्म और प्रॉपर इमल्शन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं उन सिल्वर हैलाइड्स को प्रोसेसिंग केमिकल्स के अंदर डिसोल्व कर दिया जाता है, या उन सिल्वर हैलाइड्स केमिकल्स को जो एक्सपोज हुए हैं उनको ब्लैक मेटेलिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस अकॉर्डिंग क्या होती है आपकी एक लेटेंट इमेज विजिबल इमेज के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस प्रकार के केमिकल्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ये केमिकल्स जनरली आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी देखने को मिलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार के केमिकल्स आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको ये केमिकल्स ऐसे कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि डेवलपर कौन सा है, जहां पर डेवलपर इजीली लिखा रहता है कि ये डेवलपर है। ठीक है, मेटोल लिखा रह सकता है, तो आपको डेवलपर के केमिकल्स का भी थोड़ा बहुत नाम पता होना चाहिए, तब आप जाकर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन सा केमिकल है और इसका कार्य क्या है। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। डार्क रूम ड्राई बेंच सिस्टम। देखिए अब इसके अंदर भी इक्विपमेंट में आ गया ये। ए डार्क रूम ड्राई बेंच सिस्टम वर्क बाय प्रोवाइडिंग ए कंप्लीटली क्लीन ड्राई। ठीक है, डार्क रूम की ड्राई सिस्टम क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली क्लीन एंड ड्राई होनी चाहिए, एंड लाइट फ्री सरफेस, लाइट फ्री सरफेस होनी चाहिए फॉर एक्सरे फिल्म हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन विदाउट ए डार्क रूम एनवायरमेंट। और एक डार्क रूम का पूरा जो प्रॉपर एनवायरमेंट है, ह्यूमिडिटी 60% एंड टेम्परेचर 18 to 20 डिग्री सेल्सियस, जो प्रॉपर एनवायरमेंट है वो ऐसा कैसा बना होना चाहिए। ड्राई साइड भी। ठीक है, ये ड्राई बेंच हो गई जहां पर अलग अलग कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसेट स्टोरेज रैक्स भी आपको दिखाई देगी, और फिल्म ऊपर भी आपको दिखाई देगा, और कपबोर्ड फॉर वेस्ट बिन, जहां पर फिल्मों का जो वेस्ट हो गई है उन वेस्टों का फिल्मों का स्टोरेज भी यहाँ पर आपको दिखेगा। इस प्रकार की ड्राई बेंच होती है। देखिए ये पूरी की पूरी क्या है, ड्राई बेंच है। इस ड्राई बेंच से ऊपर ही आपको यहाँ पर सेफ लाइट दिखाई देगी, बीच के अंदर सेफ लाइट। ठीक है, 1.2 मीटर की डिस्टेंस पर रहेगी। यहाँ पर कैसेटों को इस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, लेंथ वाइज, और फिल्मों को भी इस प्रकार से लेंथ वाइज ही क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको फिल्म ऊपर देखने को मिल जाएगा जहां पर कैसेटों का स्टोरेज होता है। ठीक है, और वो हो जाएगा आपका कैसेट का जो प्लेसमेंट होता है, वहां पर आपको कैसेटों का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। फिल्म ऊपर जहां पर फिल्मों का इस प्रकार से अपन स्टोरेज करते हैं लेंथ वाइज। ठीक है, ये होती है फिल्म, इस प्रकार से रखी जाती है इसके अंदर। ठीक है, एक के पीछे एक के पीछे एक, जो डेट वाइज रखी जाती है। ठीक है, डेट वाइज, यानी कि सबसे जो अर्ली डेट आएगी वो आगे आगे रहेगी, और जिनकी एक्सपायरी डेट सबसे पीछे है उनको सबसे पीछे रखा जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, फिल्म हुपर फॉर द स्टोरेज ऑफ अनएक्सपोज्ड फिल्म। ठीक है, फिल्म हुपर का भी उपयोग किया जाता है जिसके अंदर अपन अनएक्सपोज्ड फिल्म का भी स्टोरेज करते हैं। ए फिल्म हुपर फॉर स्टोरिंग अनएक्सपोज्ड फिल्म particularly medical X-ray film is a light proof cool and dry storage box designed to protect film from radiation light heat and humidity। ठीक है, फिल्म हुपर क्या होता है? फिल्म हुपर का उपयोग मेनली किसके लिए करते हैं अपन? स्टोरेज ऑफ अनएक्सपोज्ड फिल्म। ठीक है, मेनली किसके लिए करते हैं? मेनली इसका प्रॉपर जो होगा वो होगा आपका स्टोरिंग अनएक्सपोज्ड फिल्म, पर्टिकुलरली मेडिकल एक्सरे फिल्म। जहां पर मेडिकल एक्सरे फिल्म्स की अपन बात कर रहे हैं के लिए ये किस प्रकार का होता है? इज ए लाइट प्रूफ। एक तो ये लाइट प्रूफ है, कूल है, ड्राई है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लाइट सेंसिटिव है, वो डिजाइन टू प्रोटेक्ट फिल्म फ्रॉम रेडिएशन, और ये फिल्मों को रेडिएशन से भी बचाता है, हीट से बचाता है और ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो फिल्म हुपर का उपयोग अपन मेनली किसके लिए कर रहे हैं? अनएक्सपोज्ड फिल्म के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो बाद में एक्सपोज्ड होने के लिए जाएगी, के लिए अपन इसका यूज कर लिया। नेक्स्ट, ये देखिए इस प्रकार का फिल्म हुपर आपका बना रहेगा। ठीक है, ये फिल्म हुपर है जिसके अंदर लेंथ वाइज अपन अलग अलग साइज की कैसेटों का क्या फिल्म्स का क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। लेंथ वाइज ही फिल्म रखी जाती है, इस प्रकार से एक के ऊपर एक यहाँ पर फिल्म नहीं रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से फिल्मों का स्टोरेज नहीं होगा, यह गलत वे है। सही वे क्या रहेगा? इस प्रकार से लेंथ वाइज, लेंथ वाइज। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए एक के पीछे एक, इस प्रकार से फिल्मों का क्या होता है? यहाँ पर स्टोरेज होता है, ताकि एक फिल्म का प्रेशर दूसरी फिल्म के ऊपर ना पड़े, इसलिए क्या करते हैं अपन? लेंथ वाइज फिल्मों का स्टोरेज करते हैं। कभी भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी इन प्रोसेसिंग एरिया। अपने को प्रोसेसिंग एरिया के अंदर कौन कौन सी सेफ्टी रखनी है, कौन कौन से हेल्थ अपने को ध्यान में रखने हैं, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। इन रेडियोलॉजी डार्क रूम, हेल्थ एंड सेफ्टी प्राइमरीली इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग वर्कर फॉर केमिकल्स हैजार्ड। ठीक है, वो वर्कर्स के लिए केमिकल हैजार्डनेस ज़्यादा नहीं हो जाए, इसके लिए क्या करना है अपने को? हेल्थ एंड सेफ्टी प्राइमरीली इन्वॉल्व करना है। इंश्योरिंग प्रॉपर वेंटिलेशन, एक प्रॉपर वेंटिलेशन रखते हुए। मेंटेनिंग सेफ डार्क रूम एनवायरनमेंट, डार्क रूम का एनवायरनमेंट सेफ रखते हुए। विथ करेक्ट सेफ लाइटिंग, सेफ लाइटिंग करेक्ट हो उसके अंदर। ठीक है, एंड लाइट प्रूफिंग एंड प्रिवेंटिंग फिजिकल फिल्म डैमेज, ताकि फिल्मों का जो डैमेज है वो फिजिकली भी ना हो। ठीक है, बाय हैंडेड, इस प्रकार से फिल्मों का डैमेज ना हो, इसके बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? करेक्ट सेफलाइट का भी यूज करते हैं वहां पर। करेक्ट सेफलाइट एंड लाइट प्रूफिंग जो डिवाइसेस है उनका भी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले सेफ्टी के अंदर आ जाएगी अपनी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। क्यों? क्योंकि डार्क रूम के अंदर काफी सारा एरिया होता है, काफी बड़ा एरिया होता है जहां पर लाइटिंग की भी जरूरत होती है, ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक से पर्सन को बचाया जा सके, वर्कर को बचाया जा सके, इसलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी नेसेसरी है। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टू बी स्टील्ड वेल अवे फ्रॉम सिंक एंड मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, देखिए जहां पर इलेक्ट्रिकल शॉक्स यहाँ पर अपने को कहाँ पर ज़्यादा लग सकते हैं? वेट एरिया में ज़्यादा लग सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको अपने को क्या करना है? सिंक्स और जो मैनुअल प्रोसेसिंग टैंक्स हैं उनसे अवे रखना है, दूर रखना है। सबसे पहली चीज, एडिक्वेट अर्थिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल्स एप्लीकेंस। ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रिकल्स वायर्स हैं उनकी अपने को क्या करनी है? उनकी अर्थिंग करनी है, ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक से बचा जा सके। नोट ट्रेलिंग केबल्स फ्रॉम एप्लीकेंस। ठीक है, और जो केबल्स है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जो भी कोई भी एप्लीकेंस जो लिए हैं, डिवाइसेस जो वहां पर अपन यूज ले रहे हैं, उन डिवाइसेस से किसी भी प्रकार की वायर्स बाहर नहीं निकली होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर कट है तो कट की वजह से मान लीजिए वर्कर को इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है, तो उससे बचाने के लिए क्या बताया गया है कि कोई भी डिवाइस से जो भी वायर है वो बाहर निकलना हुआ नहीं होना चाहिए। फुल कोड स्विचिंग फॉर लाइटिंग, और फुल कोड होना चाहिए लाइटिंग के लिए भी स्विच। ठीक है, फुल कोड वाली चाहिए स्विच, ताकि लाइटिंग को ऑन ऑफ किया जा सके। ठीक है, जनरल सेफ्टी मेजर्स। अब जनरल सेफ्टी कौन कौन सी हो जाएगी इसके अंदर? द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेफ लाइटिंग कंसिस्टेंट विथ फिल्म सेंसिटिविटी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेफ लाइटिंग
कंसिस्टेंट रखना है। सेफ लाइट जितनी हो सके उतनी अपने को क्या करना है, बचाए रखनी है, ताकि फिल्म की सेंसिटिविटी खराब ना हो। एडिक्वेट वेंटिलेशन, वेंटिलेशन को एडिक्वेट रखना है। सेकेंड एग्जिट फॉर फायर सेफ्टी, और अपने को फायर सेफ्टी के लिए भी एक सेकेंड एग्जिट यानी कि सेकेंड एग्जिट रखना चाहिए। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान या कुछ भी इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से पूरे डार्क रूम के अंदर अगर मान लीजिए फायर वाला सिस्टम लग गया है, तो उसके लिए अपने को सेकेंड एग्जिट भी रखना है, ठीक है, दूसरा दरवाजा भी, ताकि सेफ्टली अपन वहां से बाहर निकल सके। केमिकल सेफ्टी, अब केमिकल्स की सेफ्टी रखने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए, प्रोसेसिंग केमिकल्स कंटेन्ड में टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के लिए या ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के लिए, वो सारे के सारे टॉक्सिक होते हैं। कि फ्यूम्स भी एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं पॉइजनेसिंग होती है, घातक होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कि केमिकल्स की फ्यूम्स को या जो जितने भी केमिकल्स हैं उनके कंटेनर्स को अपने क्या करना है, से भी दूर रहना है और उनसे केमिकल से बचना है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग केमिकल्स कंटेन मेनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, काफी टॉक्सिक सब्सटेंसेस रखते हैं। स्टाफ टू बी एडवाइज्ड टू रीड प्रोडक्ट लेबल्स एंड मिक्सिंग इंस्ट्रक्शन बिफोर हैंडलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन टैंक्स जितने भी आते हैं ना, सॉल्यूशन टैंक्स के अंदर जो केमिकल्स अपन डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने से पहले उन पाउच के ऊपर लिखे हुए जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए कि कौन कौन से केमिकल्स कितने ज़्यादा टॉक्सिक है, से किस प्रकार से बचा जा सकता है। वहाँ पर सेफ्टी जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिखे रहते हैं, जैसे ग्लव्स पहनना है, ग्लासेस पहननी है, मास्क पहनना है, नहीं पहनना, ठीक है। तो जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं फॉलो करते हुए अपने को आगे कार्य करना है कारकुन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए जनरल के लिए यहाँ पर जो जनरल सेफ्टी के लिए जो कलर रहेगा वो आपको ग्रेस कलर का दिखाई देगा। इलेक्ट्रिकल के लिए आपको वहाँ पर कलर दिखाई देगा वो कौन सा, येलोइश दिखाई देगा। और जो केमिकल्स हैजार्डनेस के लिए जो कलर दिखाई देगा वो आपको जनरली ऑरेंज कलर का वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये कलर कोड है डार्क रूम के लिए, केमिकल्स के लिए ऑरेंज, इलेक्ट्रिकल के लिए येलो एंड जनरल के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से अपनी डार्क रूम लेआउट से रिलेटेड सारी की सारी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए सब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका अगर इस वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट रहे तो वो आप इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डार्क रूम की क्लासों के लिए, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासों के लिए, तो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है, सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो डीआरटी और बीआरटी की सारी क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।